जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य हिंदी का। इसमें लिखा है, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो उसको क्या कहा जाएगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसमें जिसका जन्म अंडे से होता हो उसको क्या कहा जाएगा। पक्षी कहा जाएगा, अंडज कहा जाएगा, अंडाणु कहा जाएगा, अंडज या अंत्यज। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे अंडज कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 भैया आप सभी के सामने कहता, निम्नलिखित में से अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए, अमृत शब्द का अनेकार्थी शब्द स्वर्ण है, पारा है, दूध भी है, मोती ऐसा शब्द है जो नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस। तो ये देखिए, उपन्यास का नाम है मानस का हंस की कथा वस्तु किस पर आधारित है। कथा वस्तु क्या है। तो देखिए, जो मानस का हंस है इसकी कथा किस पर आधारित है। तो तुलसीदास का मानसिक विकास पर आधारित है। किस पर, तुलसीदास का मानसिक विकास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 भैया आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 4 आप सभी के सामने क्या कहता है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए, आपको बता दें गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन बी में जो दे रखा है भैरव प्रसाद गुप्त। तो भैरव प्रसाद गुप्त जो है गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले, पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए भैया। तो देखिए, खाली स्थान यहाँ पर है, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है। तो देखिए, आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या होता है। मिट्टी खराब करना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है दुर्दशा खराब करना या दुर्दशा करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 भैया क्या कहता है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, चैन की बंसी बजाना सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो चैन की बंसी बजाने का मतलब होता है, यानी अर्थ होता है सुख से रहना भैया। क्या होता है, सुख से रहना। चैन की बंसी बजाने का अर्थ है सुख से रहना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न भैया जो है 7 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि लोग भूल गए हैं इस रचना के लिए, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि क्यों कौन है भैया। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, लोग भूल गए इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है। रघुवीर सहाय जी हैं इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भैया देखिए, निर्देश, ये गद्यांश वाला प्रश्न है भैया। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 12 तक जो है आपको गद्यांश पढ़कर है प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो गद्यांश देखिए यहाँ से स्टार्ट है निबंध से। तो देखिए, निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक, अब आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। लिखा है, इस शब्द का प्रयोग बौद्धिक
विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन और एस के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भैया क्या बताया और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीनी संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्र सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे, उनमें से व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्व प्रधान होता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भी भारतेंदु और, अब आगे देख लेते हैं, भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीन और आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव इस भाव का कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोधकरण आधुनिक माना जाता है। तो देखिए ये जो भैया था गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इस प्रश्नों के उत्तर देना है। आप गद्यांश पढ़ भी सकते हैं या फिर बिना पढ़े, जैसे ये पूछ रहा तो बिना पढ़े प्रश्न का उत्तर उसमें खोज सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए भैया प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 से 12 नंबर तक आपको गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 8 भैया कहता है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसमें देखिए भैया निबंध के बारे में बतलाया गया है और निबंध की परिभाषा दी गई है, निबंध क्या है। तो ये सबसे उचित शीर्षक होगा गद्यांश का। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 भैया क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 भैया आप सभी के सामने, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो इस गद्यांश के अनुसार भैया निबंध जो है भारतेंदु युग से माना जा रहा है प्रारंभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है भैया कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन है भैया। निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य यानी कि गलत है। निबंध को अंग्रेजी में कंपोजिशन और एसे के अर्थ से ग्रहण किया गया, एकदम सही बात है। और निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, एकदम सही बात है। देखते हैं आगे के विकल्प में, आगे के विकल्पों में देखते हैं सी का विकल्प क्या कहता है। निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है, ये भी एकदम बात सही। तो बिना देखे ऑप्शन डी को मार देंगे, यही जो है गलत कथन है, यही जो है गलत कथन। अब देख लेते हैं वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं, क्यों नहीं, कौन कहता नहीं है। तो ये जो है जो गलत है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 भैया आप सभी के सामने है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है। तो आपको बताना है आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव जो है वो स्वाधीनता है। क्या है, स्वाधीनता, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा, वो भी गद्यांश के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 12 भैया कहता है भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताएं। उनके युग में और संदर्भ कथन बताएं। तो देखिए गद्य विधा का प्रचलन भारतेंदु युग से होता है, गद्य विधा का। तो भाई गद्य विधा की जानकारी जो है इस गद्यांश में तो नहीं दी है कि उनका भारतेंदु युग से, लेकिन ये जानकारी दी हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। ये एकदम ज्यों का त्यों लाइन लिखी है इस गद्यांश में, तो यही जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी में जो बात लिखी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न 13 नंबर। तो देखिए अब गद्यांश के प्रश्न समाप्त हो गए पूर्ण रूप से 8 से 12 तक। 13 नंबर प्रश्न आ गया, फिर से नया प्रश्न शुरू। तो 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इनमें से उसी समय का इसके लिए इसको व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, यानी इतने के लिए इसमें से कौन सा एक शब्द हो सकता है। तो देखिए उसी समय का के लिए व्यक्त करने के लिए आप तत्कालीन व्यक्त कर सकते हैं, इतने को इससे द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, प्रश्न नंबर 14 कहता है कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। सकर्मक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। तो देखिए भैया सकर्मक क्रिया तो वो होती है जिसमें कर्म होता है, उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। और पूर्वकालिक जो पूर्व का मतलब काल से पूर्व हो रही हो, नाम धातु जिसमें नाम हो, वो कृत प्रत्ययों से के संयोग से जो बनती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं भैया। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भैया क्या कहता है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 है, देखिए पढ़ लेते हैं। कोई बात लिखी है, श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करताल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, करते हुए यह घोष उड़ावे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो भाई साहब प्रस्तुत पंक्तियों में क्रोध की बात हो रही है, प्रस्तुत पंक्तियों में क्रोध की बात हो रही है, तो भाई साहब इसमें जो है रौद्र रस होगा जिसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस है जिसका स्थायी भाव क्रोध है। तो देखिए इसमें वीर रस भी नहीं हो सकता है, वीर रस तो वीरता प्रकट करता है, इसमें क्रोध की बात हो रही तो रौद्र रस हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 16 भैया क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 16 कहता है भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम, भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है, यानी कि इसमें चिन्ह दिया और उसका नाम लिखा है और चिन्ह दिया है, तो कौन सा जो है गलत दिया है। तो देखिए पूर्ण विराम को ऐसे दर्शाया जाता है, एकदम सही बात लिखी है, पूर्ण विराम को ऐसे दर्शाया जाता है। और अल्प विराम को ऐसे दर्शाया जाता है, एकदम ये भी सही है। और उद्धरण चिन्ह को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। बाकी बचा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को ऐसे नहीं दर्शाया जाता है। योजक चिन्ह को कैसे दर्शाया जाता है, योजक चिन्ह को दर्शाया जाता है ऐसे केवल माइनस के साइन जैसा। तो यहाँ पर योजक चिन्ह को जीरो टाइप में यानी ओ टाइप में दर्शाया हुआ, तो यही भैया जो है सही मेल नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। मतलब कि जो गलत है वही सही जवाब है, आप सबको गलत बताना है, सही तो सभी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है भैया, प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए भैया। तो खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम घनश्याम है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा, उसका नाम घनश्याम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न भैया देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 18 नंबर प्रश्न कहता है चाबुक, क्या चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो देखिए चाबुक जो निबंध संग्रह के उपन्यासकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद को कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। मुंशी प्रेमचंद को नमक का वो सॉरी कलम का सिपाही कहा जाता है, जिनको अमृत राय रचना लिखी। तो देखिए इनकी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं फेमस कौन कौन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ग्राम डायरी, ये सभी जो है इनकी फेमस रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद की कंकाल, तितली, ईरावती, आंसू लहर, कमायनी, झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और महादेवी वर्मा जी की सबसे फेमस रचना है यामा। यामा के लिए उन्हें सन 1982 ईस्वी में, कब, सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा को
यामा रचना के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इनकी कौन सी है? सांध्य गीत, निहार, नीरजा, रश्मि रश्मि, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ये इनकी सभी फेमस रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है कि भोर विहीन निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए, भोर किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभात यानी कि सवेरा का। तो भोर विहीन निशांत ये सभी प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिन, दिवस, दिन, दिवस, ये सभी जो हैं दिनांक, दिनांक तो तारीख को कहा जाता है, दिन, दिवस, ये सभी जो हैं दिन के पर्यायवाची शब्द। शाम और संध्या एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द ही है। सायकाल हो जाएगा शाम का। तो देखिए अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है कि तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति का उल्लेख होता है, यानी कि मिलती है? तो देखिए, तुलसी कृत का द्वारा लिखना पड़ेगा, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि यहाँ पर द्वारा विभक्ति हम लोगों को मिल रही। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्वारा विभक्ति, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन ए जो है विकल्प ए द्वारा। तो तुलसी कृत के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा, जब समास विग्रह करेंगे, तुलसी द्वारा कृत। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या है भैया? प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? नहीं का ध्यान दिया करिए आप लोग। तो देखना है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं और 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं, एकदम सही बात दिया हुआ है। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, और जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। जिसको मापा जा सके ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और जिसको मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। और जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं, विश्वसनीय नहीं कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और विश्वसनीय तो उसे कहा जाता है जिस पर विश्वास किया जा सके या फिर जो विश्वास करने योग्य हो, यानी कि ऑप्शन डी में जो है गलत बात लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 22 भैया क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 22 कहता है जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो देखिए, सर्वशक्तिमान, जो सभी से शक्तिमान है उसे सर्वशक्तिमान कहता है। और लौह पुरुष यानी लोहे का जो है पुरुष, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिसे भेदा ना जा सके वो है अभेद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके उसे कहेंगे अभेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने है। व्याल, उरग, पनग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? व्याल, उरग, पनग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो देखिए, व्याल, विरग और पनग किसके हैं? व्याल, विरग और पनग जो है सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सांप के पर्यायवाची शब्द है। हाथी को हम लोग कह देंगे कुंजर, कह देंगे कुंजर, और गज, कुंजर और गज ये सभी हाथी के हो जाएंगे। और भौरा के हो जाएंगे अली, भ्रमर, ये सभी हो जाएंगे भ्रामर। अली, भौरा, भ्रामर ये सभी जो हो जाएंगे भौरे के हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भैया 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो भैया देख लीजिए, हम आपको डिटेल से बताए दे रहे हैं सभी। तो देखिए, जहां पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहां पर कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं,
और जहां पर कर्ता की प्रधानता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, और जहां पर भाव की प्रधानता हो यानी कि कर्म और भाव कर्ता ना मिले वहां पर भाववाच्य होता है। तो इस वाक्य में कहीं ना ही तो कर्ता है ना ही कर्म है, तो यहाँ पर लिखा यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा, केवल और केवल भाव स्पष्ट हो रहा, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है भैया, प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 25 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है भैया। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, ये सभी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुके हैं, लेकिन मन्नू भंडारी भैया जो हैं ये नहीं पाए हैं। मन्नू भंडारी जी जो हैं ये कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 26 भैया क्या कहता है, प्रश्न नंबर 26 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और शब्द उनके अनेक आर्थिक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है। अंक चिन्ह भाग्य, अरे सॉरी देख लेते हैं पूरा विकल्प दिख जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 कहता है अंक का अर्थ होता है चिन्ह भी और भाग्य भी, एकदम सही ऑप्शन है, एकदम सही है। और कोट को किला भी कहते हैं, एक प्रकार का वस्त्र भी कहते हैं। और बाली में उपहार भी होता है, कर भी, सर में तालाब तो होता है लेकिन श्रद्धाएं नहीं होता है, सर में तालाब तो होता है लेकिन श्रद्धाएं नहीं होता। यहाँ पर पकड़ा गया ऑप्शन डी, यहाँ पर चोर छिपा हुआ है, ऑप्शन डी में जो है गलत बात लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है भैया, आपको पहचानना है। इसमें अलंकार की जानकारी दी हुई है, सॉरी अलंकार की नहीं, वर्ण परीक्षण की जानकारी दी हुई। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए व्यंजन के वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, एकदम सही बात है। व्यंजन के पहले यानी कि सा ये सघोष, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी एकदम बात सही है। और समस्त स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, एकदम सही बात। सभी विसर्ग सघोष है नहीं, जब समस्त स्वर सघोष हैं तो समस्त विसर्ग कहाँ सघोष हो जाएंगे, यानी कि यही पकड़ा गया, सभी विसर्ग यहाँ पर सभी विकल्प सघोष नहीं अघोष होते हैं, घोष होते अघोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, प्रश्न नंबर भैया 28 क्या कहता है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें सब जो है गलत लिखे हैं और एक सही है, उसको आपको पहचानना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जब अनेक खुद बहुविकल्प है तो उसमें बहुवचन है, तो उसमें अनेकों ओ की मात्रा लगाने का क्या अर्थ, यानी कि यहाँ गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही तो सही लग रहा है। और आगे देख लेते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम, यहाँ भी अनेकों लगाने की जरूरत नहीं थी, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी गलत हो गया। यहाँ पर श्री कृष्ण को का लिखा है तो का नहीं, सम्मान के लिए के लगाना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बाकी सब जो है उच्चारण सबका गलत लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 29 कहता है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है भैया, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु रूप भैया। ऑप्शन ए में दे रखा है धातु, तो क्रिया का मूल रूप है धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यंजनों में नासिकाय व्यंजन कौन है। देखिए ना ऐसा व्यंजन है इनमें से जो नासिक व्यंजन है, बाकी सभी अनुस्वार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, यानी 31 क्या कहता है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला।
तो देखिए राजेश जोशी जी को भैया किस पर मिला, तो आपको बताना है भैया किस पर मिला। तो देखिए राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच के लिए ये इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भैया क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है भाई साहब, क्या कहता है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 ईस्वी में दिया गया, 1996 ईस्वी में दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर भी 4 वाक्य लिखे हैं, उनमें से 3 गलत हैं और केवल एक सही है, उसकी पहचान करना है आपको। तो देखिए वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में, जब यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर एक वचन काहे लगा, यानी कि गलत हो गया। वह धीमे स्वर में बोला, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर बहुवचन, ये भी गलत। वह धीमे स्वर में बोला, यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर भी एक वचन, ये सही लग रहा है। आगे देख लेते, यहाँ पर बहुवचन, यहाँ पर एक वचन, ये गलत। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वह धीमे स्वर में बोला, एकदम सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सी एकदम करेक्ट लिखा हुआ, बाकी सभी के उच्चारण गलत लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 34 आप सभी के सामने है भैया कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति पता चलती है। तो देखिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त को कैसे समास विग्रह करने पर क्या आएगा, मोक्ष को प्राप्त। तो यहाँ आएगा मोक्ष को प्राप्त आएगा, क्या आएगा, मोक्ष को प्राप्त। तो यहाँ पर देखिए को विभक्ति आती है, यानी कि ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है एकदम सही दिया हुआ को विभक्ति। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने भैया 35 नंबर प्रश्न, सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सांप छुछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा भैया। तो देखिए सांप छुछुंदर की गति होने का मुहावरे का सही अर्थ है असमंजस में पड़ जाना भैया, क्या, असमंजस में पड़ जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 कहता है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं। यहाँ पर देखिए अलंकार दिया और उससे संबंधित जानकारी दी हुई है, आपको बताना है कि कौन जानकारी एकदम गलत है और कौन सही है। तो इसमें से 3 सही है और एक गलत है, वही बताना है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में भैया क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में समान व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, एकदम सही बात लिखी है। और श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। और बचा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये देखिए ये भी सही बात लिखी है। और भी उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक है, जहां पर जन जानो जनहू मनु मानो मनहू आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पट शाम सलोने गात, मानो नील मनु शैल पर आतप पढ़े प्रभात। तो यहाँ पर देखिए मानो शब्द आ गया तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और संदेह अलंकार देखिए कैसे पहचान किया जाता है। संदेह अलंकार के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, संदेह अलंकार जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत बात लिखी है, ये गलत बात लिखी है, यहीं पर सही तो मेल नहीं। संदेह अलंकार में वो होता है जहां पर उपमेय और उपमान में समानता के कारण उनमें संदेह, मतलब उनको सही सही पहचानना में संदेह हो, उसे संदेह अलंकार कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन डी में गलत जानकारी दी हुई है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 37 क्या है, प्रश्न नंबर 37 भैया आप सभी के सामने है कि भाव विलास और रस विलास, भाव विलास और रस विलास जो है
कृति के लेखक कौन है? तो देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कितनी बार यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसके रचना हमेशाकार पद्माकर या वो लगा देते हैं लोग अक्सर पद्माकर या फिर भूषण लगाते हैं, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? देव जी हैं, देव। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नहीं, यही वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।